हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान, जिसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए हम बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 10 की फिजिक्स, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक वस्तुओं को देखते हैं, यद्यपि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये सच बात है कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि हम एक अंधेरे कमरे में चले जाएं, तो क्या उस अंधेरे कमरे में हमें वस्तु दिखाई देगा? बिल्कुल हमें वह वस्तु दिखाई देने वाला नहीं है। यानी कि उस अंधेरे कमरे में हमें वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें वस्तुओं को दृश्यमान बनाने के लिए हमें हर समय दिन में सूरज की प्रकाश की जरूरत होती है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक हमें प्रकाश की जरूरत होती है, जो कि कहां से मिलता है? हमें सूर्य से प्राप्त होता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। किसकी सहायता से? सूरज की सहायता से। कोई वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश को परावर्तित कहते हैं। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर या आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। जब भी प्रकाश की किरण हमारी आंखों पे पड़ते हैं तो हमारी आंखों पे पड़ने के बाद से वो परावर्तित भी होते हैं और जिसे वस्तुओं को आसानी से दिखाने में मदद करते हैं। ठीक है, हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि जब भी हम एक पारदर्शी माध्यम लेते हैं, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें से वस्तुओं को हम आर पार देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम के आर पार वस्तुओं को दिखाने के लिए हमारे लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रकाश के संबंध अनेक सामान्य अद्भुत घटनाएं हैं। देखिए भाई, प्रकाश की जो किरण हमारे इस धरती पे आती है और हमारे आंखों पे पड़ती है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं दर्पण का, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का सुंदर रंग और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। हम प्रकाश की किरण को उसके रास्ते से मोड़ भी सकते हैं। अब मोड़ने के लिए हमारे पास एक घटना होती है जिसे विवर्तन कहते हैं। ठीक है, सामान्य घटनाएं और भी क्या क्या चीज इसके अंदर हो सकती हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा कि प्रकाश की किरण जो होती है वो एक सरल रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब गति होता है। ठीक है बच्चों, गमन का मतलब क्या होता है? गति होता है। ठीक है, तो प्रकाश की जो किरण होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। इससे क्या तथ्य निकलता है कि छोटा प्रकाश स्रोत किसी पारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाती है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? कि जब पारदर्शी माध्यम पर, ठीक है, जब अपारदर्शी माध्यम पर वस्तु तीक्ष्ण
छाया बनाता है, एक तीक्ष्ण छाया बनाता है, जिसे हम सब एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। यानी कि प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से होता है, जिसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि इन्हें भी जाने। एनसीईआरटी की एक बहुत बेहतरीन चीज है, जिसे हमें आगे की भी चीजों को, कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बारे में हमें बताता रहता है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि यदि प्रकाश के पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता हो, तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर मान लो प्रकाश की किरण के रास्ते में हमने एक वस्तु को रख दिया, और ये वस्तु किस प्रकार की है? अपारदर्शी। ध्यान रखिएगा, ये वस्तु किस प्रकार की है? अपारदर्शी है। ये वस्तु अपारदर्शी है। अगर इसमें से जब प्रकाश की किरण होकर जाता है तो इसके किनारों से मुड़ जाता है। प्रकाश की किरण इसके किनारों से मुड़ जाता है। तो प्रकाश के किनारों से मुड़ने की जो घटना होती है उसे हम सब क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे पास कोई अपारदर्शी माध्यम है। अगर प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है और इसके किनारों पर से टकराकर मुड़ जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम सब क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश तरंग के रूप में माना जाता है। जो अब सवाल आता है कि विवर्तन की घटना, प्रकाश की किरण आई और उसके किनारों से मुड़ जाती हैं, तो इस घटना को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रकाश को तरंग के रूप में मानना पड़ता है। अब इसका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में, यानी कि अगली कक्षाओं में डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 20वीं शताब्दी में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है। प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। देखिए बच्चों, हमारे सामने एक और तथ्य आ गया, और वो तथ्य ये आया कि प्रकाश कणों के भी रूप में चलता है। प्रकाश जो है कणों के रूप में भी चलता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जब तक हमारे सामने नहीं आया, तब तक ये उलझन सा बना रहा कि प्रकाश कण के रूप में चलता है कि तरंग के रूप में चलता है। आगे हम बात करते हैं कि आगे अगर हम लोग देखा जाए तो आगे कह रहे कि उभर कर सामने नहीं आया, तब तक उभर के सामने नहीं आया कि जब तक कि ये आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत नहीं आया। और जैसे आधुनिक क्वांटम का सिद्धांत आया, वैसे हमें पता चल गया कि तरंग के रूप में है कि कण के रूप में है। आगे देखिए, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण माना गया। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जब हमारे सामने प्रस्तुत की गई तो उसमें एक प्रॉब्लम दे दी गई, एक समस्या दे दी गई, न तो प्रकाश तरंग है और न ही कण है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच असमंजस स्थापित कर दिया। और जब ये थ्योरी आई, प्रकाश न तो कण है और न तो तरंग है, तो ये हमारे और आपके सामने एक असमंजस की भावना उत्पन्न हो गई। यानी कि हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग है कि कण है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि इस
अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मूल धारणाएं प्रकृति के घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, वास्तविक जीवन में इसके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम क्या जानते हैं, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में होता क्या चीज है। क्योंकि प्रकाश पर अनेक परिघटनाएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं, जिसमें हम लोग परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना को पढ़ने वाले हैं। चलिए हम आज बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को प्रकाशित कर देती है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए इस नियम को स्मरण करते हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं को पहले से जानते हैं। कुछ इसके नियमों पे हम बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पर। यह एक पृष्ठ हम लेते हैं, इस पृष्ठ को हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, जो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसे कहा जाता है कलई किया गया तल और ये होता है परावर्तक पृष्ठ। इसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। देखिए, जब प्रकाश की किरण आपतित कराई जाती है, जब प्रकाश की किरण आपतित कराई जाती है किसी परावर्तक पृष्ठ पर, तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, और इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब का निर्माण हो जाता है जो कि तल के लंबवत होता है। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, इसे हम सब कहते हैं अभिलंब। तो प्रकाश की परावर्तन की घटना ये कहती है कि जब किसी प्रकाश की किरण को किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित कराते हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो क्या होता है भाई? वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? परावर्तन की घटना क्या होती है? ठीक है, इस कोण को हम I कहते हैं और इस कोण को अपन R कहते हैं।
आई और आर को क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कोण आई को कहा जाता है आपतन कोण, आर को कहा जाता है परावर्तन कोण। थ्योरी समझने का प्रयास करिएगा। जब प्रकाश की किरण को आपतित कराया जाता है, जब प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है किसी परावर्तक पृष्ठ पर, तो इस परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। और इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब का निर्माण होता है जो तल के लंबवत होता है, जो तल के लंबवत होता है। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नियम की। तो नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं एनसीईआरटी से। देखिएगा, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि इसके नियम को हम स्मरण करते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम क्या लिखा हुआ है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तथा जो दूसरा नियम है वो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम नियम को बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। सब क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे बात करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। देखिएगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा कि जो परावर्तन का नियम होता है वो गोलीय पृष्ठों में भी लागू होता है। ठीक है, सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ के लिए लागू होता है, सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ फिर से मैं आपको बता दूं, ये परावर्तक पृष्ठ एक्चुअल में है क्या चीज? परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी तल को कलई कर दिया जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि एक सरफेस को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, और दूसरे सरफेस को हम लोग परावर्तक पृष्ठ रहने देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि परावर्तन का जो नियम है या परावर्तन की जो घटना है वो सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू है, चाहे वो समतल पृष्ठ हो चाहे वो गोलीय पृष्ठ हो, इन दोनों पे ये परावर्तन के नियम लागू होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की जो क्रिया है उससे आप पहले से परिचित हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की व्याख्या करने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रतिबिंब की व्याख्या करने के लिए हमारे पास कुछ इसकी विशेषताएं हैं।
आगे कह रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है। ये याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब का साइज, जो वस्तु है जिसे हम लोग बिंब भी कहते हैं, उसकी जो साइज होती है और जो प्रतिबिंब की साइज होती है वो सदैव क्या होती हैं, बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे घरों में जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि समतल दर्पण जो हमारे घरों में उपस्थित होता है, उस समतल दर्पण में जब भी हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि हम उस समतल दर्पण से जितने दूर खड़े होंगे उतने ही दूर हमारा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ रही है? दूरी के साथ साथ में जितना साइज हमारा होगा, हमारे वस्तु की साइज जो होगी, सेम साइज का प्रतिबिंब निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? समतल दर्पण की एक खासियत है कि उसके सामने अगर किसी वस्तु को रख दीजिए तो जितने दूरी पर रखोगे उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और उसी साइज का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बना देता है। देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बन जाती है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब को रखा जाता है। बिंब मतलब वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पासर व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्र हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, हम आगे समझते हैं आखिर किस प्रकार से हमारा परावर्तक पृष्ठ हमें ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे बात करते हैं। चमकदार चम्मच का वक्रीय पृष्ठ एक वक्रीय दर्पण की भांति माना जा सकता है। अपने घरों में चम्मच ले लीजिए, जिस चम्मच से हम सब खाना खाते हैं, ठीक है, आप उस चम्मच को ले सकते हो और उस चम्मच की पृष्ठ को अगर आप देखोगे तो चम्मच कैसा होता है, ऐसा होता है आपका, ठीक है। अंदर थोड़ा सा गहरा होता है, पीछे की तरफ उभरा हुआ होता है। तो जब पीछे की तरफ उभरा हुआ रहता है और अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है तो इस प्रकार के पृष्ठ को हम सब क्या कहते हैं, वक्रीय पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान्य वक्रीय दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोलीय पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या कहता है एनसीईआरटी? ये कहता है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चम्मच को लोगे तो ऊपर की तरफ से उभरा हुआ रहता है और अंदर की तरफ से दबा हुआ रहता है, कि अगर इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए तो यह एक गोलीय दर्पण की तरह बिहेव करने लगता है। बात समझ में आ रही है कि अगर इसके उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाए तो यह एक गोलीय दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है बच्चों।